तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसे, और हम इसके बेसिक्स को भी थोड़ा क्लियर करेंगे कि ओम्स लॉ आखिर होता क्या है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। कि जो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में ये कहा गया है, जो वैज्ञानिक उन्होंने ये कहा था कि ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, और वो किस प्रकार से वो किस प्रकार से रिलेशन बताता है, वो ये ओम्स लॉ में हमको समझना होता है। तो ओम्स लॉ में बताया जाता है कि जब क्या होता है किसी भी सर्किट में, मतलब कोई भी जो हमारा परिपथ है, जब उसके जो प्रतिरोध है या फिर कोई धात्विक चालक है, और उसमें क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब कांस्टेंट कैसे होगा कि जब क्या होना चाहिए, जब उसकी लंबाई, क्योंकि हमको पता है जो रेजिस्टेंस होता है, हमने इससे पहले पढ़ा है, जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड करता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखो रो एक तो लंबाई हो गया, एक एरिया हो गया, और एक क्या हो गया, आपकी रेजिस्टिविटी हो गई। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, किस पे, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। और ओम्स लॉ क्या रिलेशन बताता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का। मतलब उसका कहने का मतलब उसमें कहा क्या जाता है, उसमें कहा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा, जब उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब उसकी लेंथ, एरिया, और मेन चीज क्या होता है, जो उसका टेम्परेचर है। क्योंकि देखो जब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होगा कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्योंकि जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टेंस चेंज हो, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, और रेजिस्टिविटी अगर चेंज होती है तो कहीं ना कहीं उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज जाएगा। और दूसरी चीज होती है दाब। ठीक है, तो दाब में अगर हम समझे तो दाब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर अगर हम किसी चीज को प्रेशर, तो उसकी क्या हो जाएगा, उसके डायमेंशन में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा प्रेशर के कारण। तो उसके कारण में क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में कहा गया है जो ओम्स लॉ होता है, इसमें क्या होता है, यदि भौतिक अवस्था है, मतलब जैसे लंबाई, आयतन, दाब और ताप को क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। मतलब उन्हें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि तब क्या होगा, किसी भी परिपथ के सिरों पे जो विभवांतर है वो उसमें प्रभावित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कि मतलब कोई भी जो हमारा रेजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि तब क्या होता है कि प्रतिरोध के सिरों पे जो विभवांतर होता है। मतलब हम इसे समझेंगे कैसे, हम इसे समझेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं और हम इसमें कुछ वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम ये हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, तो हम पहले डेफिनेशन को देखें। तब किसी भी प्रतिरोध के सिरों में जो विभवांतर होता है तो उसमें प्रभावित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, जो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अर्थात जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है। अब इसे समझेंगे कैसे हम इसे समझेंगे। देखो इसमें क्या लिया जाता है, जब हम इस समानांतर देखो चिन्ह को हटाएंगे तो क्या लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। मतलब इसमें रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो हम R को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, तो R को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, लेंथ को कांस्टेंट रख के, एरिया को कांस्टेंट करके, या फिर रो को कांस्टेंट करके। रो मतलब रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इन सिरों पे, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, देखो विभवांतर मतलब वोल्टेज ड्रॉप, जो इन सिरों के बीच में क्या हो रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ से 1 एम्पीयर की करंट हमारी फ्लो हो रही है, और यहाँ 20 ओम हमारा रेजिस्टेंस है। तो देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे ड्रॉप की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब हम समझेंगे कैसे, हमने 1 एम्पीयर के लिए करंट, तो V बराबर हमने यहाँ क्या देखा, V बराबर क्या होता है, IR होता है। और R क्या है, यहाँ पे R है कांस्टेंट। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसका मेन कारण भी हम समझेंगे कांस्टेंट ही क्यों रखा जाता है। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे हम V बराबर क्या होता है, IR होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब V इक्वल टू I कितनी है, 1 है, और ये कितना हो जाएगा, 20। तो मतलब कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हमारा क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब ऐसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं। हम EMF की वैल्यू को भी कांस्टेंट रख रहे हैं। हमने EMF की वैल्यू यहाँ पे, हमने सिर्फ क्या दिखाना है, हमको जो चीज दिखानी है हम उस चीज पे ध्यान देंगे, जो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से हम कैसे समझेंगे कि अगर हम क्या कर देते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है, करंट की वैल्यू को हमने कितना रख दिया, 2 एम्पीयर रख देते हैं।
और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कैसा होगा, V बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात क्या हो जाएगा 20-40, ठीक है। 20 से 40 क्या हो चुका है, अनुपात हो चुका है। अगर हम करंट का रेशियो में निकालते हैं तो करंट का रेशियो क्या होगा 1:2। पहले कितनी थी 1 थी करंट, दूसरी बार क्या थी 2 थी। अब अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना हो जाएगा 20 कम 20, 20 40, मतलब दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, समान आ रहा है। रेशियो का मतलब हो गया कि मतलब जिस रेशियो में करंट बढ़ रही है उस रेशियो में क्या बढ़ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है। यहां से हम ये चीज समझ सकते हैं। अब हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि, और हम इसके लिमिटेशन की बात भी करेंगे कि किस जगह ये अप्लाई किया जा सकता है और किस जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। ग्राफ की जो किसके मध्य है, V और I के मध्य है, जो आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसके माध्यम से हम ओम्स लॉ को समझेंगे कि ये किस प्रकार से क्या होता है, लीनियर होता है। हम उसे समझेंगे इस ग्राफ के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे आपको V और I के मध्य दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे वेरिएबल हमने किसको बनाया है, V को बनाया है, मतलब जो वेरिएबल साइड रखी है। अब हम समझेंगे कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये होती है, ये जो मतलब जो रेखा होती है इसे क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम tan थीटा से, और tan थीटा क्या होता है 1/r होता है। मतलब ये वाली वैल्यू क्या होती है 1/r होती है। अब देखो इसमें 1/r अगर हम बता रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको tan थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम V और I को लिखेंगे तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, I आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, V होगी। मतलब ये जो आधार होगा V हो जाएगा, और जो लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब I अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू हमको पता होती है, वो क्या होती है 1/r होती है। ये क्या हो जाएगा, I अपॉन V हो जाएगा। और अगर मैं इसको V इक्वल टू लिखता हूं, V बराबर क्या हो जाता है, IR हो जाता है। तो हम इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके कुछ ग्राफ देखते हैं कि कहां कहां ओम्स लॉ क्यों अप्लाई नहीं होता है, हम उसे ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। जो ग्राफ होता है किसके मध्य, करंट और वोल्टेज के मध्य। अगर हम देखें लीनियर रेजिस्टेंस के मध्य, और डायोड और जो बैटरी होता है, तो अगर हम बात करें लीनियर रेजिस्टेंस तो उसमें जो करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है क्या होता है, लीनियर होता है। और जो डायोड होता है उसमें क्या होता है, ये नॉन लीनियर होता है। मतलब वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ रही है, करंट का उस रेशियो में बढ़ना नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, जो बैटरी होती है, बैटरी में भी क्या नहीं होता है, उस रेशियो में नहीं बढ़ती है, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम बैटरी में प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा डायोड में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिर्फ लीनियर रेजिस्टेंस या स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस में हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे लिमिटेशन। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की। तो देखो जो लिमिटेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स होती है, ट्रांजिस्टर होते हैं, उनमें उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगर हम कुछ अदर एग्जांपल देखें तो जो डायोड्स और थायरिस्टर होते हैं उनमें प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि क्या होते हैं यूनिलेटरल होते हैं, या फिर कई बार क्या होते हैं यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यूनिडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है कि अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन बदलते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी वर्किंग भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो डायोड होता है वो कैसे करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अगर हम देखें रिवर्स बायस में तो किसकी तरह कार्य करता है, वो कार्य करता है एक, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब उसकी वर्किंग ही चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉन लीनियर सर्किट की, जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ओम्स लॉ का उपयोग कभी भी नॉन लीनियर सर्किट में नहीं किया जा सकता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है नॉन लीनियर मतलब होता है कि लीनियर ग्राफ नहीं होता है उन दोनों के मध्य। मतलब जिस रेशियो में वोल्टेज या जो करंट का जो रिलेशन आ रहा है वो क्या नहीं आ रहा है, लीनियर नहीं आ रहा है। अब जब लीनियर ही नहीं होगा, मतलब जिस रेशियो में हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट नहीं बढ़ रही है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब जो किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा है, लीनियर नहीं हो रहा है। मतलब जो करंट उसमें जारी हो उसमें जो विभवांतर का मतलब जो ड्रॉप हो रहा है वो क्या नहीं हो रहा है, लीनियर नहीं हो रहा है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि उन एलिमेंट में भी क्या नहीं किया जा सकता, ओम्स लॉ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिसमें कार्बन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कार, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं, जिसमें ओम्स लॉ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे।